हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का चैप्टर। ये पाठ 6 है कक्षा 10 का। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। इस पाठ के लेखक है प्रहलाद अग्रवाल जी, जिनका जन्म भारत की आज़ादी के समय करीब 1947 में हुआ। ये जो पाठ है बच्चों, टू द पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक सच्चा सम्मान है, एक अभिव्यक्ति है एक ऐसी फिल्म को जिसने भारतीय सिनेमा में एक मिसाल कायम की, है ना। एक ट्रिब्यूट है एक ऐसी फिल्म को। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर यदि आप शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग करेंगे तो उनके लिए उपयोगी होगा परीक्षा में आंसर लिखते वक्त, है ना, या प्रश्नों के उत्तर लिखते वक्त। लेकिन बच्चों, कुछ हमारे चैनल के दर्शक ऐसे भी हैं जो दक्षिण भारत से हैं, जहाँ पे हिंदी का इतना चलन या प्रचलन नहीं है, तो उनके लिए मैं थोड़े बहुत कुछ जो बहुत डिफ़िकल्ट हिंदी वर्ड्स है उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी यूज़ करता हूँ। तो ये बात आप समझिए, ठीक है। एनीवेज, ये जो चैप्टर है बेसिकली जैसा मैंने बताया एक सम्मान की अभिव्यक्ति है। सम्मान देना है, रिस्पेक्ट देना है किसी एक ऐसी फिल्म को, और उस फिल्म के फिल्मकार को, शिल्पकार को, माफ कीजिए, फिल्मकार भी आप कह सकते हैं, जिन्होंने फिल्म बनाई, शैलेंद्र जी। क्योंकि ये जो तीसरी कसम फिल्म है इसने बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा कमाई नहीं की। पर्दे पे जब ये फिल्म उतारी गई दर्शकों के सामने तो बहुत दर्शक इसे देख नहीं पाए। कई दर्शकों को तो पता भी नहीं चला कि ये फिल्म कब पर्दे पे आई और कब पर्दे से चली गई। लेकिन बाद में वो होता है ना बच्चों की, जब आप वादियों में जाते हैं या पहाड़ों के बीच जब कोई आवाज़ करते हैं ना तो तुरंत गूंज नहीं आती। जब आपकी आवाज़ दूर तक जाती है, पहाड़ों से टकराती है, आपको लगता है नहीं यार मेरी आवाज़ मर गई। लेकिन नहीं, वो जितनी देर लगाती है उतनी ही प्रबल, उतनी ही कमाल की गूंज के साथ वापस आती है। ये फिल्म ऐसी ही है। ये फिल्म शायद 20वीं दशक में, शताब्दी में ख़त्म हो गई हो, लेकिन आपने ये फिल्म नहीं देखी, मैंने देखी है। मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ इसकी गूंज ऐसी है कि आज की भी मॉडर्न फिल्मों को, आधुनिक फिल्मों को हिला करके रखते। कुछ बच्चों को लगता है सर शुभम सर क्या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, चैप्टर के बारे में बताइए। देखो बच्चों, एक कहावत है, जब तक खेत कोड़ोगे नहीं बीज डालोगे कैसे, है ना। जब तक मैं आपको तैयार ना करूं उस चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, तब तक कोई मतलब नहीं है ना। मेरा कर्तव्य यह है, मेरे पास चॉइस नहीं है बच्चों। एक शिक्षक के रूप में मेरा कर्तव्य यह है कि मैं आपको कुछ वैल्यू दूं जो आप लेकर के जाए साथ में। गुण के पीछे भागिए, ज्ञान के पीछे नहीं। बड़े बड़ों का ज्ञान कई बार उनके काम नहीं आता, सुनने में भाषण लगता है, पर ये जो कहानी है ये इसी बारे में है। अगर सीबीएसई आपके सिलेबस में कोई स्टोरी डाल रहा है तो इसलिए नहीं कि आप पढ़ करके मार्क्स लाए, ताकि आप समझे। ये स्टोरी इसलिए सिलेबस में नहीं डाली गई है कि आप तीसरी कसम जैसी फिल्म का सम्मान करें, या वो फिल्म जो आपके पैदा होने से भी पहले निकली उस फिल्म को जाकर के देखें, मत देखिए। पर यह बात समझिए कि उस समय कितनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी शैलेंद्र जी ने इस फिल्म को बनाया। जो एक कवि थे, फिल्म नहीं कमाई, कोई बात नहीं। ये फिल्म, अगर मैं टू द पॉइंट बताऊं, ये चैप्टर क्यों डाला गया है सिलेबस में, ताकि आपको पता चले कि पैसा सक्सेस नहीं है, लंबी गाड़ियां सक्सेस नहीं है, पॉपुलैरिटी सक्सेस नहीं है। सक्सेस वो गुण है जो आपको ये सब दिलाएगा। शास्त्र कहते हैं जिस मनुष्य की कीर्ति मर गई वो मनुष्य मर गया, है ना। क्या आप कोई कीर्तिमान काम कर रहे हैं, या आप भी सिर्फ पैसों के लिए, जैसा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है, सिर्फ पैसों के लिए फिल्में बनाएंगे। साल में 50 फिल्म मत निकालो ना यार, 5 निकालो, पर उन 5 में काबिलियत हो, प्रतिभा हो, सामर्थ्य हो। खैर, तीसरी कसम के शिल्पकार आपको यही बताना चाहता है बच्चों, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में जाओ या ना जाओ क्या फर्क पड़ता है। जीवन में कोई भी काम करो, पर उस काम में से एक काम कम से कम लाइफ में, एक शिक्षक के रूप में मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, एक काम ऐसा करना जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के कल्याण के लिए करो। खैर, ये फिल्म फटाफट चैप्टर समझ लेते हैं। ये चैप्टर इसी बारे में है। कवि परिचय या लेखक परिचय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था 1947 में, भारत की आज़ादी के समय। पाठ प्रवेश, पाठ किस बारे में है, जैसे मैंने बताया, हर फ्राइडे भारत में हर शुक्रवार एक फिल्म निकलती है। आज से नहीं, पहले से निकल रही है, पहले से निकल रही है। और ये फिल्में जो हैं, बहुत सारी फिल्में भारत में निकलती है। ग्लोबली भारतीय सिनेमा बहुत ज़्यादा फिल्में उतारता है ना, घचड़ जिसे आप कह सकते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों, बात यहाँ पे ये है कि कुछ फिल्में ऐसी होती है जो दर्शकों को हमेशा तक याद रहती है। कुछ फिल्में ऐसी होती है जिन्हें वो सिनेमा घर के बाहर जाते ही भूल जाते हैं।
लेकिन वही दूसरी तरफ जब कोई फिल्मकार है ना, ज़रूरी नहीं है वो पेशे से कोई निर्देशक हो, निर्देशक यानी कि डायरेक्टर, निर्देशक हो पेशे से, वो चाहे कोई भी हो। जैसे यहाँ पे शैलेंद्र जी जो हैं वो फिल्म निर्माता नहीं थे, निर्देशक नहीं थे, वो तो महज एक कवि थे। लेकिन एक कवि होने के नाते वो रचनाओं को समझते थे, भाव को समझते थे। बच्चों, मैंने जब आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं देखा एडू मंत्रा पे वीडियो है, तब भी मैंने यही कहा था, ज्ञान तथ्यों में नहीं है, ज्ञान अनुभव में है। नॉलेज इज नॉट अबाउट फैक्ट्स, इट इज अबाउट रियलाइजेशन, है ना। ज्ञान अनुभव में है। तो इनके पास साहित्य का अनुभव था, इसलिए उन्होंने ये फिल्म जब बनाई। तो जब एक साहित्यकार पूरी ईमानदारी के साथ एक फिल्म बनाता है, अपने पैसों के लिए नहीं, इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे मैं आपको इंसिडेंट्स बताऊंगा जब शैलेंद्र जी ने ये नहीं सोचा कि जनता को क्या पसंद आएगा, जनता को क्या नहीं पसंद आएगा। एक मिनट मेरी बात सुनो, है ना। जब आप कोई काम कर रहे हैं बच्चों, तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि ये मत सोचिए जनता को क्या पसंद आए, जनता को क्या ना पसंद आए। जनता अपनी पसंद बदल सकती है अगर आपका काम पसंद करने लायक है तो, है ना। तो शैलेंद्र जी ने भी वही किया। उनकी फिल्म कामयाब उतनी नहीं रही पर्दे पे, पर जैसा मैंने बताया ना, जब आप वादियों में कहीं जाते हैं और जब आप पहाड़ों के बीच कहीं हैं, आप जब अपनी आवाज़ या कुछ चीखते हैं, कुछ पुकारते हैं, है ना, वादियों में, तो होता क्या है कि कुछ समय के लिए आपकी आवाज़ बहुत दूर जाती है, कम 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 सुनाई देने लगती है, और धीरे धीरे क्या होता है, आपको लगता है आपकी आवाज़ मर गई, लेकिन ये सच नहीं है। वही आवाज़ पहाड़ों से टकराकर एक गूंज बन करके आती है, जो हमेशा के लिए आपके कान को सन्न कर देती है। तो ये फिल्म जो है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। 1960 में करीब ये फिल्म निकली थी, तीसरी कसम। इसमें राज कपूर जी हैं, जिन्हें नहीं पता, राज कपूर जी ऋषि कपूर जी के पिता है और रणवीर कपूर जी के दादाजी हैं, है ना। तो और इनमें राज कपूर जी थे, और यहाँ पे एक्ट्रेस भी बड़ी कमाल की थी इस फिल्म में। राज कपूर जी जो थे ये शैलेंद्र जी के बहुत अच्छे मित्र थे, है ना। एक गीतकार के रूप में कई दशकों तक फिल्म क्षेत्र से जुड़े रहे कवि और गीतकार फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है, उन्होंने इस फिल्म की कहानी लिखी थी। शैलेंद्र जी जो है वो एक कवि है, वो एक गीतकार भी है। फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है, उन्होंने एक कहानी लिखी थी, वो एक लेखक है। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं, वैसे फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। तो जब शैलेंद्र जी ने एक कहानी पढ़ी, हालांकि उन्हें फिल्म बनाने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, ये शैलेंद्र जी की पहली फिल्म थी तीसरी कसम, लेकिन जब उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु जी की तीसरी कसम नाम की कहानी पढ़ी, तो उन्हें लगा कि इसके ऊपर फिल्म बनानी चाहिए, ताकि लोग उस भावना का कम से कम कुछ हिस्सा तो समझ सके जो उन्होंने महसूस की। फिल्म की हीरोइन वहीदा रहमान जी हैं, फिल्म में राज कपूर जी है ना। तो राज कपूर जी जो हैं वो उस समय के बहुत बड़े मतलब हीरो थे। उन्होंने संगम जैसी फिल्में की है, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में की है, कमाल की फिल्में की है ना। तो राज कपूर जी जब इतने बड़े अभिनेता बन गए बच्चों, तो राज कपूर जी ने एक साथ कई फिल्में साइन कर ली, है ना। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा मित्र, सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन राज कपूर जी को एक एक फिल्म बनाने में 5 से 6 साल का समय लग रहा था। क्यों? उस समय मतलब ऐसा नहीं होता था कि अक्षय कुमार जैसा कोई सेलिब्रिटी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो साल में 3-3 4-4 फिल्में निकाल रहा है। ये संभव नहीं था। टेक्नोलॉजी के मामले में भी, तकनीक के मामले में भी हम उस समय पीछे थे। तो तीसरी कसम जो है, इस फिल्म को इसीलिए जाना जाता है क्योंकि राज कपूर जी ने अपनी दुनिया का, माफ़ कीजिए, अपने जीवन का सबसे बेहतरीन काम किया है इसमें। राज कपूर जी ने, वाहिदा रहमान जी ने भी इसमें बहुत बेहतरीन काम किया है ना। इस फिल्म के निर्माण में यह साबित कर दिया कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्यपरक फिल्म बनाना कितना कठिन और जोखिम का काम है। ये पाठ एक कटाक्ष है। ये बात मैंने पहले क्यों ना बताई? क्यों मैं चाहता था हम इस पॉइंट पे आए। मैं आज की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, वो आपका अपना मत है, पर्सनल ओपिनियन है। पर उस समय भी ये सच था कि अगर आपको एक अच्छी फिल्म बनानी है तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत यानी कि क्या? मेहनत नहीं, पैसे कम लेना, कम पैसे पे काम करना, शायद शुरुआत में गालियां सुनना। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। द शॉशैंक रिडेम्पशन करके एक फिल्म है जो बड़ी कमाल की फिल्म है। मैं हमारी एडू मंत्रा के चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मूवी का नाम वो यहाँ नीचे डाल दे, ताकि हम इसके बारे में आपको बता सके। एनीवेज पॉइंट यहाँ पे ये, इस फिल्म के साथ भी यही हुआ था। जिन्होंने देखी होगी वो रिलेट कर पाएंगे कि जब ये फिल्म भी रिलीज हुई थी तब भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप,
मतलब बहुत कम कमाई हुई, है ना। लेकिन कई साल बाद तक आज भी जब लोग अपनी बेस्ट फिल्म एवर की लिस्ट बनाते हैं तो द शॉशैंक रिडेम्पशन उस लिस्ट में होती है, क्योंकि इतनी कमाल की फिल्म है। उस समय लोगों ने नहीं देखी, लोगों ने टिकटें कम खरीदी क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था, है ना। पान सिंह तोमर, तुम्बाड़, कई ऐसी फिल्में हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी। पॉइंट यहाँ पे यह है कि ये फिल्म एक कटाक्ष है भारतीय सिनेमा के ऊपर जो सिर्फ चमक धमक के ऊपर है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये पार्ट किस नियत से लिखा गया है या ये पार्ट किस बारे में है, तो आप ज़रूर ये मैं पॉइंट मेंशन कीजिएगा कि ये पार्ट तीसरी कसम जैसी फिल्म को सम्मान देने के लिए है, उसके निर्माता निर्देशक शैलेंद्र जी को सम्मान देने के लिए है, पर साथ ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे कटाक्ष है कि सटायर है कि क्यों इतना मुश्किल है एक अच्छी फिल्म बनाना यहाँ पे, है ना। खैर, अब पार्ट शुरू करते हैं फटाफट। संगम की अद्भुत सफलता ने, संगम फिल्म जो है बच्चों, उसमें राज कपूर जी बहुत कमाल के अभिनेता बन गए। उस फिल्म के बाद वो सुपरस्टार बन गए। तो उससे जब वो काफ़ी सफल हो गए तो उसके बाद उनमें इतना आत्मविश्वास आ गया कि उन्होंने एक साथ 4 फिल्में साइन कर दी। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा मित्र, सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया। तब संभवतः उन्होंने ये कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनने में 6 साल लग जाएंगे। कि जब उन्होंने मेरा नाम जोकर जो है, कुछ लोग सोचेंगे कि ये जोकर फ्रैंचाइज का कॉपी है, मैं नहीं जानता कॉपी है कि नहीं। जिन्हें नहीं पता जोकर फ्रैंचाइज क्या है, जोकर डीसी कॉमिक्स का एक, उसके ऊपर फिल्म बनी है बैटमैन एंड द डार्क नाइट। पॉइंट यहाँ पे यह है कि जोकर फिल्म जो है वो आधी भी नहीं बनी थी, उसका एक भाग बना था, लेकिन उसी को बनाने में राज कपूर जी को 6 साल लग गए। अब फिर आगे क्या होता है, इन 6 वर्षों के बीच राज कपूर द्वारा अभिनीत कई गई फिल्में प्रदर्शित हुई कि इन 6 वर्षों में राज कपूर जी ने बहुत सारी फिल्में बनाई। और इन्हीं 6 वर्षों में एक ऐसी फिल्म भी थी जिसका नाम था तीसरी कसम, जिस फिल्म का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तीसरी कसम भी शामिल है ना। कि राज कपूर जी को मेरा नाम जोकर फिल्म जो है, इसका एक मतलब एक छोटा सा पार्ट बनाने में 6 साल लगे। उस समय टेक्नोलॉजी बहुत पीछे थी बच्चों। अक्षय कुमार सर की तरह नहीं था कि साल में 3-3 4-4 फिल्में निकल रही है, ऐसा नहीं था। उस समय के एक्टर्स आप कह सकते हैं थोड़ा सीरियसली लेते थे अपने काम को, काफ़ी इन्वेस्ट करते थे अपना टाइम, है ना। सोचते थे इसे और बेहतर किया जा सकता है, नहीं होता है तो फिर स्क्रिप्ट बदलते थे, स्टोरी बदलते थे, एक एक शॉट पे बहुत काम करते थे, है ना। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल सिर्फ पैसा कमाई फिल्म है। तो इन्हीं 6 वर्षों में तीसरी कसम भी फिल्म आई। तो इस फिल्म को इतने लोगों ने नहीं जाना, पर इस फिल्म ने काफ़ी कमाल कर दिया। इस फिल्म को राष्ट्रपति जी के द्वारा स्वर्ण पदक भी दिया। राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक किसी फिल्म को मिले तो बहुत कमाल की बात है। बंगाल फिल्म साहित्य ने इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म की उपाधि दे दी कि भाई ये बड़ी कमाल की फिल्म है ना। है ना। सेल्यूलाइट शब्द का क्या अर्थ होता है? उस समय बच्चों रील आप कह सकते हैं ना, रील मतलब फिल्म की रील होती थी, वो आप थिएटर में लगाते थे तो फिल्म जो है ब्लैक एंड वाइट दिखाई जाती थी। उस रील को आप सेल्यूलॉइड या सेल्यूलाइट कह सकते हैं, ये रील है ना। तो यहाँ पे क्या है कि तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत दिल को छूने वाली रचना को सेल्यूलाइट पे उतारा। कि तीसरी कसम फिल्म जो है उसने एक भावना को उतारा, है ना। आप एक वर्ड जो है वो लिख सकते हैं सेल्यूलॉइड पे, एक पिक्चर सेल्यूलॉइड पे या रील में खींच सकते हैं, पर एक भावना कैसे? पर इसने वो कर दिखाया। ऐसा लग रहा था कि वो जो फिल्म की रील है उसमें वाकई एक इमोशन है इतना स्ट्रांग कि वो मजबूर कर दे दर्शकों को ऐसा अनुभव लेने में जो उन्हें 4 दीवारी के अंदर नहीं मिलता। इस फिल्म को मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन किया गया, है ना। और शैलेंद्र जी जो थे, इन्होंने इस फिल्म के जरिए फिल्म की भावना को अपने सच्चे हृदय से बनाया। और इस फिल्म को अगर आज भी आप देखेंगे तो इसकी भावना को, इसके अंदर की इमोशन को आप समझ पाएंगे। तो ये सब कहाँ से शुरू हुआ? जब उन्होंने इस फिल्म का आइडिया उन्हें तब आया जब उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु जी की ये कहानी पढ़ी, तीसरी कसम। और तब इन्हें शैलेंद्र जी को ऐसा लगा कि इसके ऊपर फिल्म बनानी चाहिए। तो बच्चों हुआ दरअसल ये था कि इन्होंने, शैलेंद्र जी ने सोचा कि इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर है ना, हीरामन मेन कैरेक्टर का नाम था और हीराबाई फीमेल मेन एक्ट्रेस का या मेन कैरेक्टर का नाम था।
तो यहाँ पे उन्होंने सोचा कि इस कैरेक्टर को सबसे अच्छी तरीके से डेपिक्ट या इसका अभिनय सबसे अच्छे तरीके से, उत्तम तरीके से केवल राज कपूर जी कर सकते हैं, क्योंकि ये वाकई काफ़ी अच्छे अभिनेता थे। तो दरअसल हुआ ये कि राज कपूर जी और शैलेंद्र जी एक दूसरे को पहले से जानते थे, ये दोनों पहले से अच्छे दोस्त थे। पर शैलेंद्र जी सिर्फ एक कवि थे, मतलब वो ये सब लिखते थे, गाने लिखते थे फिल्मों के लिए, है ना। तो जब ये इनके पास गए, शैलेंद्र जी राज कपूर जी के पास गए, और राज कपूर जी को जब उन्होंने बोला कि राज कपूर जी मुझे आपकी फिल्म में काम करना, मैं चाहता हूँ आप मेरी फिल्म में काम करें, है ना। तो हुआ ये दरअसल कि राज कपूर जी ने फिल्म में काम तो किया है और उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। जैसे मैंने कहा, तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर जी ने अपना सबसे बेहतरीन काम किया है ना। और उन्होंने बिना वेतन, बिना पैसे की अपेक्षा किए काम किया। लेकिन जब पहली बार शैलेंद्र जी राज कपूर जी के पास फिल्म लेके गए थे, फिल्म की कहानी जो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखी है वो लेके गए थे, तो राज कपूर जी ने भी देखा कि हाँ यार, फिल्म में वैल्यू बड़ी कमाल की है ना, कि इस फिल्म में प्रतिभा बड़ी कमाल की है, इस फिल्म में एक ऐसी भावना है जो जन जन को जोड़ सकता है, सबको झंझोड़ करके रख सकता है। तो वो तुरंत राज़ी हो गए। लेकिन उन्होंने दरअसल ये कहा कि मैं फिल्म तो करूँगा लेकिन एडवांस पे तुमको मेरे को करना पड़ेगा, है ना। तो फिर निर्माताओं ने पूछा, मतलब शैलेंद्र जी ने, उन्हें ऐसा लगा नहीं था कि ये एकदम से, मतलब इतने सालों की हमारी दोस्ती है और मैं एक कहानी लेके आया, ये मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी फिल्म हो सकती है, और यही सही हुआ। शैलेंद्र जी ने पहली फिल्म बनाई तीसरी कसम, उनकी वो पहली फिल्म थी और उनकी वो आखिरी फिल्म भी थी। तो वो चौंक गए, उनको लगा नहीं था कि राज कपूर जीवन भर की दोस्ती का ये सिरा देंगे। तो वो सोचने लगे, बच्चों इस फिल्म का बिल्कुल बहुत कम बजट था, है ना। क्यों? क्योंकि ये फिल्म एक एक कवि ने बनाई है, किसी निर्देशक ने थोड़ी बनाई है, किसी प्रोड्यूसर ने थोड़ी बनाई है जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं। पर जब ये मायूस हो गए एडवांस पेमेंट की बात सुन करके, तब राज कपूर ने हंसकर कहा, निकाल पूरा 1 रुपया, निकाल 1 रुपया, मतलब 1 रुपये जो मेरी फीस है वो पूरी एडवांस पेमेंट है। हाँ, ये बात सच है बच्चों की उस समय 1960 1970 के दशक में 1 रुपये भी काफ़ी अच्छी कीमत थी उनकी। काइंड ऑफ आप 1000 रुपये कह सकते हैं, पर ठीक है, उस समय वो काफ़ी कम है। अभिनेता 1 रुपये में उस समय भी काम नहीं करते थे, आप गलत फहमी है ये आपकी। उस समय वो हज़ारों रुपये में काम करते थे, 5000, 7000, 1500, 15000, है ना। आज तो करोड़ों में काम कर रहे हैं। लेकिन उस समय जहां अभिनेता हज़ारों में काम करते थे, हज़ारों रुपए में, यहाँ पे राज कपूर जी ने सिर्फ 1 रुपये एडवांस पेमेंट ली। बाद में कुछ पेमेंट और ली, पर बहुत ज़्यादा नहीं ली। तो टेंशन मत लीजिए, राज कपूर जी का इंटेंशन बहुत अच्छा था। तो उन्होंने 1 रुपये एडवांस पेमेंट ली और शैलेंद्र कुमार जी अब खुश हो गए। तो शैलेंद्र जी जो थे वो राज कपूर जी को जानते थे कि हाँ, ये मस्तमौला इंसान तो है, इनकी मस्ती से तो परिचित थे। पर वो ये भी जानते थे कि राज कपूर जी जो है वो बहुत अच्छे एक्टर है, अभिनेता है, इसलिए उन्होंने उनको फिल्म में लिया। पर शैलेंद्र जी जो थे, उन्होंने कभी इससे पहले किसी फिल्म को का निर्देशन नहीं किया था, किसी फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया था। तो राज कपूर जी ने एक अच्छे दोस्त होने के नाते उन्हें बताया कि भाई देखो, अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो बहुत नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये तुम्हारी पहली फिल्म है, तो कदाचित शायद तुम्हें पता नहीं है, पर फिल्म फ्लॉप होने के खतरों के बारे में, फिल्म के पिटने के खतरों के बारे में बताया। पर शैलेंद्र जो थे वो एक सच्चे कवि थे, वो ठान करके आए थे, बच्चों एक शिक्षक के रूप में मैं भी आपसे ये चाहता हूँ, अरे जिंदगी में कुछ तो ऐसा करो जो अपने लिए ना करो तुम, है ना। तो शैलेंद्र भी यही करना चाहते थे। उनको इस फिल्म में पैसों से कोई लेना देना नहीं था। उनको लगा मेरा जो है वो सब चले जाए, थोड़ा सा रह जाए चलेगा मेरे को, मैं बस चाहता हूँ कि एक ऐसी फिल्म बने जिसकी गूंज हमेशा सुनाई दे। आज उस फिल्म को लोग भूल चुके हैं, लेकिन एक पूरा दशक था, आपने आपके माता पिता से भी पहले का दशक, जिसे उस फिल्म ने इंस्पायर किया, प्रेरणा दी। और अगर किसी एक का जीवन भी उस फिल्म से बदला हो, तो आप अपने जीवन काल में किसी एक मनुष्य का जीवन बदल पाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है ना। तो यहाँ पे भी यही हुआ, क्योंकि वो बहुत आदर्शवादी कवि थे, इसलिए उन्होंने बोला कि चाहे जो भी हो, मेरे को पैसे की अभिलाषा नहीं है, आत्म संतुष्टि की अभिलाषा है, अभिलाषा इनकी कामना, उसी की मेरे को ज़रूरत है, मैं ये फिल्म ज़रूर बनाऊंगा। और प्रॉब्लम ये हुई कि तीसरी कसम में राज कपूर जी थे, वाहिदा रहमान जी जैसी, ये दोनों उस समय के टॉप एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे, यानी कि अभिनेता और अभिनेत्रियां थी, अभिनेता और अभिनेत्री थी। लेकिन हुआ ये कि इस फिल्म को ये डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिल रहे थे, या आप कह सकते हैं कि इस फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए खरीदार नहीं मिल रहे थे।
एक लाइन में आपको बता दूं, बहुत बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। खरीदार किसको कहते हैं? ये वो लोग हैं जो फिल्में खरीद करके थिएटर में लगवाते हैं। जैसे आपने भारत में सुना होगा कि बहुत लोग होते हैं कि जैसे मैं रिसेंटली गोविंदा सर का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे हमने एक बहुत कमाल की फिल्म बनाई पर उस फिल्म को पर्दे पे उतारा नहीं दिया गया, और इसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया। यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, आपने पूरा लगाया 5-10 करोड़ रुपया लगाया, फिल्म बनाई, लेकिन उस फिल्म को जब तक कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स, या हिंदी में उसको कहते हैं खरीदार, नहीं मिलेंगे, वो फिल्म पर्दे पर जाएगी ही नहीं। खरीदार कौन होते हैं? ये लोग मिडिल पार्टी जैसे लोग होते हैं, है ना, बिचौलिए लोग होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, आपसे आपकी फिल्म खरीदते हैं, या तो इस फिल्म का पूरा प्रमोशन ये लोग खुद करेंगे और उसके बाद इस फिल्म की पूरी कमाई जो होगी ये अपनी जेब में डालेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको वो रकम मिलेगी जितनी रकम में ये आपसे फिल्म खरीदेंगे। या तो ऐसा होता है कि बिचौलिए और आपके बीच में समझौता होता है कि इस फिल्म का 70% फिल्म बनाने वालों को मिलेगा और 30% बिचौलियों को मिलेगा। बिचौलिए कौन होती हैं? थिएटर के मालिक होते हैं, रिलायंस जैसी कंपनियां होती हैं, बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो फिल्में खरीद करके, इनका काम होता है कि ये थिएटरों में फिल्में लगवाएंगी। आप अगर एक थिएटर को अप्रोच करेंगे, मेरी फिल्म लगा दो, मेरी फिल्म लगा दो, तो ऐसा नहीं बनेगा। आप एक थिएटर को अप्रोच करेंगे, 10 थिएटर को अप्रोच करेंगे, पूरे भारतवर्ष में तो हज़ारों लाखों थिएटर्स हैं, है ना, तो फिजिकली तो आप हर किसी को अप्रोच कर नहीं सकते। तो यही काम होता है खरीदारों का। तो खरीदार जो है वो भी, उनको खाली पैसे से मतलब है। वो देखते हैं कि हाँ बड़े अभिनेता तो है, राज कपूर जी जो हैं, लेकिन तीसरी कसम फिल्म जो है वो एक ऐसे टॉपिक के बारे में थी जिसे सब लोग नहीं समझ सकते, है ना। वो एक ऐसे, जैसे क्रिस्टोफर नोलन की द प्रेस्टीज मूवी जो है, वो एक ऐसी टॉपिक के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो सब नहीं समझ सकते, है ना। आप यूँ समझ लीजिए, तीसरी कसम एक आम कहानी नहीं थी कि हीरो हीरोइन को प्यार हुआ टिपिकल बॉलीवुड फिल्म की तरह। हीरो हीरोइन को प्यार हुआ, हीरोइन अमीर घर से है, हीरो गरीब घर से है, हाँ, हीरोइन के बाप ने शादी से मना कर दिया, अब हीरो गुंडों से लड़ रहा है, हीरोइन के बाप के द्वारा जो भेजे गए हैं उनसे, और कहानी ऐसे आगे बढ़ रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये फिल्म जो है ये बड़ी कमाल की थी, इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो खरीदार जो है वो डर रहे थे कि फिल्म खरीद लेंगे, फिल्म चलेगी नहीं तो क्या हुआ, और वो सही हुआ। मुश्किल से इस फिल्म को खरीदार मिल तो गए, लेकिन ये फिल्म जो है फिर भी पर्दे पे इतना अच्छा नहीं चली, है ना। तीसरी कसम में राज कपूर थे, वाहिदा थी, ये मशहूर सितारे थे। शंकर जयकिशन ने संगीत दिया, ये उस समय के बहुत अच्छे म्यूजिक सिंगर थे, या सिंगर थे, है ना। ये संगीत लिखते नहीं थे, शंकर जयकिशन जी ने वही गाना गाया है जो खुद इन्होंने, शैलेंद्र जी ने उन्हें लिख करके दिया है। पर ये बहुत मशहूर सिंगर थे, यानी कि बेस्ट कास्ट को लिया, सबसे बेहतरीन लोगों को लिया, है ना। अवेंजर्स की तरह दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरोज, यहाँ पे इंडिया के सबसे बेहतरीन कलाकारों को लिया, फिर भी निर्देशक नहीं, माफ़ कीजिए, खरीदार नहीं मिल रहे थे, क्योंकि खरीदारों को ही समय लग रहा था फिल्म समझने में। यहाँ पे ये कटाक्ष है लोगों के ऊपर कि भारत में क्या इतने खराब लोग हैं कि उनको फिल्म समझ में नहीं आएगी, तो भले ही वो फिल्म कितनी अच्छी हो, फिल्म देखने नहीं जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब लोगों ने फिल्मों को अपनी बपौती, बाप की संपत्ति, निजी संपत्ति समझी है कि उनको अच्छी लगेगी तो देखेंगे, नहीं अच्छी लगेगी तो नहीं देखेंगे। सही बात है, पर यह भी आपका कर्तव्य है कि आप वो भी समझने की कोशिश कीजिए जो आपकी समझ के परे है। अक्सर जो सरलता से समझ नहीं आता वही सब कुछ आपको समझा सकता है, वही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यही है कि उनको अभी हुआ दरअसल ये कि फिल्म के गाने जो हैं वो फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही लोकप्रिय हो चुके थे, है ना, लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित नहीं थी, है ना। मैंने यही कहा कि ये फिल्म जिस इमोशन के बारे में है, जिस कहानी के बारे में, महात्मा गांधी किसके बारे में, महात्मा गांधी जी जो है, गांधी जी के ऊपर भी गांधी नाम की एक फिल्म बनी है। महात्मा गांधी जी का चरित्र जो है वो कितने लोग समझ सकते हैं? आप उनसे पूछेंगे, अरे आप भारतीय हैं ना, आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों, आप भारत से हैं ना, भारत में पले बड़े हैं ना, राष्ट्रपिता जी के बारे में थोड़ा बताइए। लोग क्या कहेंगे? महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद्र गांधी जी, है ना, पुतलीबाई थी इनकी माता, है ना, लोग ये सारी बातें कहेंगे। अहिंसा में विश्वास रखते थे, सत्याग्रह करते थे। अरे भाई, सत्याग्रह क्या होता है पता है तुमको? या सत्याग्रह छोड़ो, उनके बारे में तो बताओ। नहीं, सत्याग्रह करते थे, अहिंसा में विश्वास रखते थे, और क्या? और कुछ सोच सकते हैं गांधी जी के बारे में?
किस तरह के इंसान थे, क्यों सत्याग्रह में विश्वास रखते थे, क्यों रघुपति राघव राजा राम, इन शब्दों का अर्थ क्या है, क्या कोई जानता है? नहीं ना। लोग भावना नहीं समझ सकते। तो ये बात तो आप मान लीजिए, आप समझ पा रहे होंगे, हर कोई नहीं समझ पाता। इसमें उनका दोष नहीं है, उनकी गलती नहीं है। देखो, ना समझ पाना गलती है, सॉरी माफ करना, अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आए, ना समझ पाना गलती नहीं है, पर समझने की कोशिश ही नहीं करना ये गलती है। तो यहाँ पे पॉइंट यही है कि फिल्म रिलीज हो गई, बहुत मुश्किल से फिल्म को मिल नहीं रहे थे, है ना, खरीदार, फिर भी फिल्म रिलीज हो गई। जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ, फिल्म कब आई कब चली गई किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर तरीके से नावाकिफ थे, जानकार ना होना, उन्हें मालूम था फिल्म इंडस्ट्री में तौर तरीके क्या है ना, कि फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों को प्रमोट करना पड़ता है, फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद अपना स्तर बना के रखना पड़ता है। अगर आप स्टार जैसे दिखते नहीं हैं तो आपको कोई स्टार समझता नहीं है, ये आज भी सच है ना। लेकिन होता यह है कि शैलेंद्र ऐसे नहीं थे, वो हमेशा सरल रहते थे, सरल जीवन बिताते थे, जितना कमाते थे उतने में खुश रहते थे और आगे बढ़ जाते थे, है ना। और शैलेंद्र जी ने ये गाना लिखा है ना, जो स्त्री 420 जो लोकप्रिय गाना है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, आपने ये गाना बहुत जगह सुना होगा, राज कपूर जी ने ये गाना गाया है। तो ये फिल्म भी शैलेंद्र जी ने लिखा है। तो लेखक जो है अग्रवाल जी, वो आपको यही बताना चाहते हैं कि शैलेंद्र जी के गानों में भी आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़मीन से जुड़े थे। ये वही है जिन्होंने ये गाना लिखा था ना। आगे एक और गाने का जिक्र मैं बताता हूँ। इस फिल्म में तीसरी कसम में एक गाना है जिसमें एक लाइन थी कि रातें दसों दिशाओं में कहेंगी अपनी कहानियाँ। तो कई संगीतकार जो थे, है ना, संगीतकार कौन थे इस फिल्म के? जयकिशन जी जो थे, उन्होंने उस समय कहा कि सर ये जो फिल्म है ये दर्शक नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि दर्शक तो 4 ही दिशाएं जानते हैं, आपको नहीं पता तो 10 दिशाएं होती हैं। रावण को दशानंद कहते थे, 10 दिशाओं में उनका प्रकोप था। क्यों? देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ये 4 दिशाएं हैं, है ना। अब हर दिशा के बीच में भी एक दिशा होती है, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व है, पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व है। तो ऐसे चारों दिशाओं के बीच 4 दिशाएं, 8 दिशा ये हो गई। एक ऊपर स्वर्ग की दिशा 9, एक नीचे पाताल की दिशा 10 दिशाएं हैं, समझ पा रहे हैं आप? तो टोटल 10 दिशाएं ही होती है हिंदी साहित्य में। इंग्लिश कंपस मत देखिए आप, हिंदी साहित्य और शास्त्रों के अनुसार महाभारत काल में भी जो त्रेता युग में हुआ है 10 दिशाएं हैं, है ना। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि 10 दिशाओं की जब बात हुई तो कवि ने, माफ कीजिए, संगीतकार जो किशन जी थे, उन्होंने कहा कि नहीं सर ये तो क्या है, दर्शक नहीं समझेंगे, जय किशन जी ने। पर इन्होंने कहा, शैलेंद्र जी ने, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कर्तव्य ये नहीं है कि हम ये देखें कि दर्शक क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे। हमारा कर्तव्य है दर्शकों को कुछ ऐसा समझाना जो नहीं समझना चाहते, इसलिए तो हम फिल्म बना रहे हैं ना। नहीं तो समाज गंदा है, हम भी गंदी फिल्में बनाएंगे तब क्या मतलब है। एनीवेज, पॉइंट यहाँ पे ये है कि कलाकार का यह कर्तव्य है कि वो उपभोक्ता की रुचियों का ख्याल करे, है ना। और उनका यकीन गलत नहीं था, उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जिसने हमेशा अपनी मिसाल कायम की। राज कपूर जी का एक और गाना है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, है ना। ये जो संगीत है ये भी शैलेंद्र जी ने लिखा है। इस पाठ में 2 एग्जाम्पल दिए। पहला एग्जाम्पल कौन सा था बताइए? पहला एग्जाम्पल क्या था बताइए सोच करके? प्यार हुआ इकरार हुआ, है ना, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। दूसरा, मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, है ना। ये जो गाना है ये भी, ये दोनों गाने शैलेंद्र जी ने लिखे हैं। इन गानों के माध्यम से एक लेखक आपको ये बताना चाहते हैं कि शैलेंद्र जी का चरित्र उत्तम था, कि शैलेंद्र जी को भले ही कितनी सफलता मिल गई, वो हमेशा एक आम इंसान की तरह रहते थे। मेरा जूता, मतलब जिनका जूता चाहे जो भी हो, उनका दिल हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी शख्स की तरह अपना जीवन बिताते थे। साहित्य का आदर किया गया इस फिल्म में। बच्चों, तीसरी कसम एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसने बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखाया किसी चीज़ को। अगर किसी कलाकार, मतलब फिल्म का जो मेन एक्टर है हीराबाई और हीरामन, हीराबाई जो है उनका मेन कैरेक्टर जो है हीरामन और हीराबाई, हीरामन राज कपूर जी ने प्ले किया, हीराबाई वाहिदा रहमान जी ने। तो अगर उनके जीवन में दुख है तो उन्होंने दुख एज इट इज़ दिखाया है।
अगर उनको प्यार हुआ तो उनको आजकल की बॉलीवुड फिल्मों की तरह प्यार नहीं हुआ कि हीरो ने हीरोइन को देखा, हीरोइन ने हीरो को देखा, उनकी जुल्फ़ें लहलहाने लगी, है ना, लहराने लगी, दोनों को प्यार हो गया, फिर 1 सेकंड के लिए पूरा सेट बदल गया और उन्होंने 5-7 मिनट का डांस किया और उसके बाद बात बन गई। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि जब पहली बार देखा फिल्म में हीराबाई जी, माफ़ कीजिए, हीरामन जी ने हीराबाई को, तभी वो दिल दे चुके थे और उन्होंने उनको कैसे अपने दिल की भावनाएं बताई। बहुत सिंपल तरीके से फिल्म हुई है। अगर आपने लंच बॉक्स फिल्म देखी है इरफान खान जी की, तब भी आपको पता होगा कि उस फिल्म में भी कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया गया है। चीज़ें कैसी होती हैं आपके जीवन में, बिल्कुल वैसे दिखाया गया है, ताकि ऑडियंस, दर्शक उससे रिलेट कर पाए, उससे अपने आप को जोड़ करके देख पाए। तो तीसरी कसम ऐसी फिल्म थी, है ना, कि हीरा मन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका, हीरा मन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका। इसका क्या मतलब है कि फिल्म में राज कपूर जी ने हीरा मन का किरदार इतने अच्छे से निभाया है कि लग रहा था यार कि शरीर राज कपूर का है पर आत्मा हीरा मन का है, कि इस फिल्म में राज कपूर ने एक्टिंग नहीं की है, अभिनय नहीं किया है, वो सच में हीरा मन है। इतना अच्छा उन्होंने अभिनय किया। और साथ ही साथ हीराबाई जी ने भी, वाहिदा रहमान जी ने भी कमाल का अभिनय किया इस फिल्म में, है ना। हीराबाई से पूछता है, मन समझती है ना आप, तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों में बोलती है। इस फिल्म में ये एक प्रसंग है, एक ऐसा सेगमेंट है जब हीरामन जो है वो हीराबाई जी से प्यार करता है, तो वो पूछता है, मन समझती है ना आप, यानी कि आप जानती है ना मेरे मन में क्या है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, सॉरी प्यार करता हूँ। तब हीराबाई जी जो हैं वो सिर्फ अपने जब आंखों से जवाब देती है, वो कुछ कहती नहीं है। यानी कि इस फिल्म में अगर आप इमोशनली कनेक्ट कर पाए तब आप समझ पाएंगे, नहीं तो भूल जाइए, है ना। और इस फिल्म में बहुत सारे गाने भी है, चलत मुसाफिर मोहलियो रे, पिंजड़े वाला मुनिया टप, मतलब ये काफ़ी कमाल कमाल के गाने हैं इस फिल्म में। तो ये फिल्म इस वजह से काफ़ी मशहूर थी, है ना। और लाल 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 डालियों पे लाली लाली दुल्हनिया, एक नौटंकी बाई में अपने खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान। ये फिल्म का एक और सेगमेंट है कि फिल्म में ऐसा सीन होता है, जब ये इमेज देखिए, हीरामन और हीराबाई जी दोनों, ये जो गाड़ी है, उस समय बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी होती है, जा रहे थे, तो गांव के सारे बच्चे घेर लेते हैं इनके काट को, इनके मतलब इनकी गाड़ी को, इनकी घोड़ा गाड़ी, माफ़ कीजिए, इनकी बैलगाड़ी को, और कहते हैं, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, क्योंकि अब ये दोनों शादी करके जा रहे हैं, है ना। हीरामन जी जो हैं वो हीराबाई जी से प्रेम करते हैं, दोनों की शादी हो गई, अब वो हीराबाई जी को साथ लेकर के जा रहे हैं। तो ये फिल्म में 2 घटनाएं हैं। पहली घटना है जब वो प्रपोज करते हैं, तो कैसे हैं कि मन की बात समझती हैं ना आप, मन समझती है ना आप, तो ये सिर्फ आंखों से जवाब देती हैं। दूसरी घटना जब दोनों की शादी हो जाती है, दोनों बैलगाड़ी से जा रहे होते हैं, तब गांव के बच्चे घूम करके लाली लाली डोलिया रे लाली लाली रे दुल्हनिया, लाली लाली यानी कि शर्माना, लजाना होता है दुल्हन को, दुल्हन शर्माती है शादी के बाद, ये सारा इस जिक्र है। तो इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव, है ना। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव। यहाँ पे ये जो लेखक है वो आप कहना चाहते हैं, अग्रवाल जी, कि फिल्में जो हैं वो रियलिस्टिक नहीं होती यार, उसमें कुछ भी होता है, उसमें समाज के लिए वो कुछ नहीं होता, मैसेज नहीं होता। आजकल की फिल्मों में, फिल्में जो है उनको ऐसा होना चाहिए कि वो लोगों को हिला करके रख दे, उन्हें अपनी गलतियों पे सोचने पे मजबूर कर दे, और कुछ ऐसा दिखा पाए जिसकी गूंज उन्हें हमेशा सुनाई दे। कि अगर समाज में कोई परेशानी है तो फिल्म ये ना देखे, अरे परेशानी है तो क्या हुआ, परेशानी पे फिल्म बनाएंगे तो पैसे तो मिल रहे हैं ना, वो ये देखे कि परेशानी को कैसे दूर किया जाए। यानी कि फिल्म एक सल्यूशन दे, एक प्रॉब्लम बताए कि समाज में ये परेशानी है और इस समस्या का समाधान करे, ऐसी फिल्में होनी चाहिए। और इसीलिए पाठ में लेखक कहते हैं, मैंने शैलेंद्र को, माफ़ कीजिए, मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। गीतकार तो सिर्फ गीत लिखते हैं, कवि भी गीत लिख सकते हैं, कवि कविताएं लिखते हैं, पर कवि जो है वो भावनाओं को समझते हैं। कवि जो है वो कविता की रचना को समझ करके ही कविता लिखते हैं, और कवि जो है वो किसी भी चीज़ को देख करके कविता बना सकते हैं, पूर्णिमा के चांद को, अमावस की रात को, मुझे, आपको, किसी को भी। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है ना। ये जो तीसरी कसम जो फिल्म है, इसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया है, सुख है चाहे दुख है, सब एज इट इज दिखाया है ना। इस फिल्म में जितने भी गाने थे उनकी बहुत सारी विशेषताएं थी। एक तो इस फिल्म के गानों में गहरे भाव थे, इमोशंस थे। इस फिल्म में चीज़ों को समझने का संकेत था, यानी कि क्या, कि समाज में अगर कुछ हो रहा है बुरा,
तो ये फिल्म आपको इस बारे में समझा रही है, बता रही है। और इस फिल्म में ये सारी प्रक्रिया मौजूद थी, वो प्रक्रिया मौजूद थी, यानी कि इस फिल्म में पूरा प्रोसेस था कि अगर हीरामन और हीराबाई को एक दूसरे से प्यार हुआ तो ऐसा नहीं आजकल की फिल्मों की तरह कि देखा, हीरोइन ने आंख मारा, प्यार हो गया। नहीं, मतलब कैसे, मतलब एक दूसरे को देखा, 2 बार देखा, 4 बार देखा, फिर पूछा, बहुत लास्ट में उन्होंने पूछा, मन जानती है ना आप, और फिर हीराबाई जी ने आंखों में जवाब दिया हाँ। ये तो बहुत बाद में हुआ, उससे पहले कैसे हीरामन जो है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, मतलब पूरा एक प्रोसेस के तौर पे दिखाया है। मतलब ऐसा इंस्टेंटेनियस कुछ नहीं दिखाया है कि देखा प्यार हो गया, है ना, ऐसा कुछ नहीं दिखाया है। अगर आप अभिनय के पर्सपेक्टिव से देखें, अभिनय के दृष्टिकोण से देखें, एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से देखें, तो इस फिल्म में राज कपूर जी ने जागते रहो से भी अच्छा काम किया है ना। इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है, स्क्रीन प्ले यानी कि क्या, इस फिल्म के जितने डायलॉग वगैरह है, ये जो सारी फिल्म के ये सब जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है ना। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद है, उतना जागते रहो में भी नहीं है। यानी कि तीसरी कसम फिल्म इतनी कमाल की फिल्म थी, है ना। इस फिल्म ने हीरामन का अभिनय तो कमाल का है, हीराबाई जी का अभिनय भी कमाल का है। इस फिल्म से लोगों को तनिक भी अपेक्षा नहीं थी कि अच्छा करेगी, फिर भी इस फिल्म ने काफ़ी कमाल का काम किया। इसकी मूल कहानी, इसी को स्क्रीन प्ले कहते हैं, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ही लिखी थी, जिन्होंने फिल्म की कहानी लिखी। स्क्रीन प्ले लिखना क्या होता है, एग्जैक्टली डायलॉग्स लिखना और कब कौन सा शॉट लिया जाएगा, ये स्क्रीन प्ले राइटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है वो सब स्क्रीन प्ले राइटर लिखता है या मूल कहानी लेखक लिखता है। तो छोटी सी छोटी बारीकियों को भी रेशा रेशा करके इन्होंने फिल्म में उतारा था फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। पाठ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइट पर लिखी कविता क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि सेल्यूलाइट का अर्थ होता है किसी दृश्य को हूबहू कैमरे पर उतार देना, उसका चित्रांकन करना। यह फिल्म भी कविता के समान भावुकता, यानी कि सेल्यूलाइट का मतलब होता है एज इट इज उतार देना किसी चीज को। अगर आपने कोई फोटो खींची तो जैसी आपने फोटो खींची एज इट इज वो सेल्यूलाइट या वो रील के ऊपर आएगी। उसी तरह से इस फिल्म को जिस भावना के साथ लिखा गया, उसकी भावना एज इट इज लोगों के हृदय में आई, ये कहना चाह रहे हैं। तीसरी कसम फिल्म को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे? क्योंकि इस फिल्म की भावना को समझना सब किसी की बस की बात नहीं थी, है ना। और इस वजह से इस फिल्म को कोई समझ पाएगा या नहीं पाएगा, ये बहुत ही मुश्किल प्रश्न था समझना। तो बच्चों, ये था पाठ तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया हो। आपके समय के लिए शुक्रिया।